हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे कि भाई ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स करते हैं ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन और जो उनको नहीं करनी चाहिए। इनमें से अगर कोई एक गलती अगर आप करते हो सकता है कि आपका जो अटेम्प्ट है वो शिफ्ट हो जाए फॉर दी नेक्स्ट ईयर। अगर आप अपना एक साल बर्बाद नहीं करना चाहते हो तो इन चीज़ों को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो सीधे स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग द टाइम। चार पांच जो इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स हैं जो काफ़ी सारे लोग करते हैं वो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा। वैसे बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं बट ये चार पांच थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से सुनिएगा। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि इनको जानना बहुत ज़रूरी है ना, ताकि आप लोग इस चीज़ को पहले ही अपने ब्रेन में फिट कर दो कि भाई ये गलतियाँ नहीं करनी है, और अगर ये गलतियाँ कर रहे हो तो इनको अवॉइड करना है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगेन काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है, मैंने 2026 और 2027 का बैच लॉन्च किया है। दिसंबर जैन से क्लासेस स्टार्ट हैं, तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन्ड हैं, तो आप लोग हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं या डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर मेंशन्ड है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सीधे आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। देखो यार, सबसे पहले तो है जो बिगेस्ट मिस्टेक है वो है नॉट अंडरस्टैंडिंग द एग्ज़ाम। ये चीज़ मैं हमेशा बोलते आया हूँ और इस पर मैंने बहुत ज़्यादा फोकस भी किया है कि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का ना ये फोकस नहीं रहता है कि मुझे खुद से एग्ज़ाम को समझना है। हम यहाँ पे इतना डिपेंडेंट हो गए हैं सामने वाले पे कि हर चीज़ मुझे हाथ में चाहिए कि भाई कोई मुझे PYQs पकड़ा दे, कोई मुझे सिलेबस का एनालिसिस पकड़ा दे, कोई मुझे सब कुछ बता दे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। दैट इज़ फाइन भाई, मेंटर एक गाइड करने वाले की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके बाद भी हमको खुद से एफर्ट्स डालना नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। काफ़ी सारे लोग खुद से भी एफर्ट्स नहीं डालते हैं। देखो, हमारा काम है आपको बताना, लेकिन फॉलो तो आपको करना पड़ेगा ना। चीज़ें आपको खुद से पढ़नी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। जब तक आप खुद से एफर्ट्स नहीं डालोगे, ये एग्ज़ाम वन साइडेड नहीं है, यहाँ पे दोनों लोगों को एफर्ट करना पड़ेगा। मैं भी एफर्ट करूँगा आपके साथ, आप भी मेरे साथ एफर्ट करेंगे, तब जाके कुछ बात बनेगी। खुद से एग्ज़ाम को समझना बहुत ज़रूरी है। समझने का मतलब क्या होता है? देखो, मेरा ये कहना होता है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो UPSC है, चाहे वो आपका SSC है ना, कोई भी एग्ज़ाम है, आप समझिए कि भाई जो एग्ज़ाम मैं देना चाह रहा हूँ इसका पैटर्न क्या है। प्रीलिम्स में क्या पूछा जाता है, मेंस में क्या पूछा जाता है, प्रीलिम्स में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं। मान लीजिए पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, इको के क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेम गोज़ फॉर द मेंस। बहुत से लोग प्रीलिम्स तो करते हैं, मेंस नहीं करते हैं। मेंस को भी करना है, मेंस को भी एनालिसिस करना उतना ही इंपॉर्टेंट जितना प्रीलिम्स का। भाई इन दी एंड तो मेंस ही है गेम चेंजर, है ना। तो मेंस को आपको एनालाइज करना है कि यार GS1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीलिम्स का जो पूछने का तरीका है क्वेश्चंस का, वो कैसे डिफर कर रहा है मेंस के क्वेश्चन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रस्ट मी, 99% लोग नहीं करते हैं, है ना। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि जो हमारा सिलेबस है उसमें क्या क्या मेंशन्ड है। तो ये गलती मत करिए यार, ठीक है। खुद से इन चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा सिलेबस को डाउनलोड करिए, हमारी वेबसाइट पे सारी चीज़ें प्रोवाइडेड है। सिलेबस मैंने डाल रखा है, उसका एनालिसिस भी मैंने डाल रखा है, और आपको अलग अलग कोचिंग की PDFs भी मिल जाएंगी। तो सिलेबस को डाउनलोड करिए, अपने साथ रखिए, सिलेबस को अच्छे से पढ़ो, याद करो, PYQ की बुक अरेंज करिए, PYQs को गो थ्रू करो। बहुत से बोलते हैं सर समझ ही नहीं आता, तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ। यार देखो, PYQs कैसे समझ में आएंगे? PYQ सॉल्व करने के लिए थोड़ी कह रहे हैं। क्वेश्चन तो देखो, ये तो समझ में आ जाएगा ना कि किस तरीके का क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा, चलो पूरा नहीं आया, 20-30% तो समझ में आएगा। अरे थोड़ा बहुत भी समझ में आएगा, वो बहुत हेल्प करेगा आपको आगे। जब आपको समझ में आ जाएगा कि एग्ज़ाम का नेचर क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका सिलेबस क्या है, तब आप सही प्रिपरेशन कर पाओगे। ये पहला स्टेप बहुत ज़रूरी है, पहला स्टेप ही तो मिसिंग है। आपको सारी NCERTs पता है, स्टैंडर्ड बुक्स पता है कि भाई ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, फिर भी हम नहीं पढ़ पा रहे। तो यही तो रीज़न है कि वो जो रूट्स हैं वो मजबूत नहीं है, अभी फाउंडेशन ही मजबूत नहीं है। हम सीधे चल रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर पे, ग्राउंड से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम को समझिए ज़रा। जिसने एग्ज़ाम को समझ दिया, ट्रस्ट मी, आई डोंट थिंक सो दैट पर्सन विल फेस प्रॉब्लम्स, ठीक है। सेकंड जो बिगेस्ट मिस्टेक है वो है, काफ़ी सारे लोग ना रैंडम स्टडी करते हैं। रैंडम का मतलब है आज जो मन आया पढ़ लिया कि यार ठीक है, मॉर्निंग में करंट अफेयर पढ़ लेता हूँ, अरे यार GS पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो ऐसे ऑप्शनल पढ़ लेता हूँ। अभी हिस्ट्री चल रहा है लेकिन यार एंशिएंट बड़ा बोरिंग है, एंशिएंट बड़ा मेडिवल बोरिंग लग रहा है, मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। UPSC एक सिस्टमेटिक प्रिपरेशन है, तो यहाँ पे सिस्टमेटिक वे में आपको प्रिपरेशन करनी है। यानी कि पहली चीज़ है कि टारगेट बेस्ड स्टडी। मैं कहता हूँ भाई टारगेट सेट करो और उनको कंप्लीट करो, दैट्स इट। बहुत सिंपल है। चाहे आपने 25 में देना है, 6 में देना है, 7 में देना है, 8 में देना है, डजेंट मैटर। आपने देखा कि भाई मेरे पास 2 साल है,
2 साल में मुझे अपना सिलेबस कवर करना है। अब जिसने एग्ज़ाम को अंडरस्टैंड किया होगा, पहली मिस्टेक जो मैं बता रहा था, अब आपके लिए आसान होगा कि आपको पता है कि यार ये मेरा सिलेबस है, ये सब्जेक्ट्स हैं और ऑन एन एवरेज मैं हर सब्जेक्ट को इतना इतना टाइम दूंगा। इससे मेरा प्रीलिम्स और मेंस के जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं पहले मैं उनको कवर करूंगा, उसके बाद जो मेंस के रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनको टाइम दूंगा और इसी दौरान पे मैं ऑप्शनल को भी टाइम दूंगा और पीवाईक्यूज़ को भी मैं गो थ्रू करता रहूँगा। तो यानी कि टारगेट सेट करना पड़ेगा आपको। अगर आप 2 साल की प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी 2 साल बाद आपका एग्जाम है, तो आपने कहा कि यार ठीक है मैं 4-5 घंटे पढ़ूंगा और पहला सब्जेक्ट मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पॉलिटी उठाया, जो कि मैं 4-5 घंटे पढ़ूंगा डेली बेस पे, मैं 3-4 घंटे पॉलिटी को दूंगा। ऑन एन एवरेज एक सब्जेक्ट को मान लीजिए 25 डेज से 30 डेज लगते हैं कवर करने में, लेकिन मैं कम टाइम दे रहा हूँ तो मैं अपने लिए 45 डेज दूंगा। तो इस तरीके से आप मैनेज करेंगे और इसी तरीके से मैं स्ट्रैटेजी वीडियोज़ बनाता हूँ, ठीक है ना। तो आपने एक टारगेट सेट कर दिया कि ठीक है पहले सब्जेक्ट को मैं इतना टाइम दूंगा, दूसरे सब्जेक्ट को इतना टाइम दूंगा, यानी कि पहले आपका जो एक मैक्रो टाइम है कि 2 साल, उसको आप डिवाइड करोगे माइक्रो टारगेट्स में, है ना। कि भाई ठीक है 1 साल में जीएस कंप्लीट करूंगा, फिर उसके बाद रिमेनिंग सब्जेक्ट्स कवर करूंगा, रिवीजन का टाइम दूंगा बीच बीच में। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अगर आप ये नहीं करोगे और सिर्फ सामने वाले पे एकदम डिपेंडेंट हो जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। तो भाई मेरा तो यही पर्पज़ रहता है, मैं आप लोग को समझाता भी जाता हूँ कि सिर्फ सामने वाले के भरोसे नहीं बैठना 100%। भाई एग्ज़ाम आपका है, करियर आपका है, ठीक है। आईएएस ऑफिसर भी कल को आप ही बनेंगे, तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी भी बनती है, ठीक है। तो टारगेट बेस्ड स्टडी करिए, एक रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। भाई आपको पता होना चाहिए कि अगले हफ्ते में क्या पढ़ने वाला हूँ और अगले यानी पिछले हफ्ते मैंने क्या पढ़ा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बोले यार मैं पिछले 2 हफ्ते तो ऐसे ही हो गया, कुछ पढ़ नहीं पाया, अब अगले हफ्ते 1 महीने देखता हूँ क्या पढ़ने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। इफ़ यू आर यूपीएससी एस्पिरेंट, सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट, और आपको अटेम्प्ट देना है किसी भी पर्टिकुलर ईयर में, तो आपका रोड मैप रेडी होना चाहिए। और एक बार रोड मैप बना दिया तो भैया फिर वो फॉलो होना चाहिए। और अगर फॉलो नहीं होता है, ट्रस्ट में आपका अटेम्प्ट शिफ्ट होगा, गारंटीड। तो ये गलती नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकालना, रूटीन बनाइए, स्टिक टू इट, सोच समझ के बनाओ और उस पर स्टिक करो। टारगेट्स पूरे होने चाहिए जो आपने सेट किए हैं, वरना भाई फिर वही बात हो जाएगी ना कि अगर आप टारगेट नहीं पूरे करोगे तो कोई और टारगेट पूरे कर रहा होगा, और जो टारगेट पूरे कर रहा होगा फिर वो आपसे आगे होगा और वो एग्ज़ाम निकालने के उसके चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। सेकंड थिंग इज़, जो मिसिंग है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं भाई, ठीक है। ये मान के चलो, मेरा एक्सपीरियंस भी ये कहता है कि 100 में से सिर्फ 10 पीपल आर देयर जो रेगुलर बेसिस पे पीवाईक्यूज़ को गो थ्रू करते हैं, एनालाइज करते हैं, सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस करते हैं, मतलब पीवाईक्यूज़ की, और अलग से टेस्ट भी लगाते हैं, ठीक है। पीवाईक्यूज़ का मैं एक सिंपल सा आपको फंडा बताता हूँ। देखो 2 तरीके होते हैं पीवाईक्यूज़ को गो थ्रू करने के। पहला होता है कि एनालाइज वाला पार्ट, सेकंड होता है सॉल्विंग वाला पार्ट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने कहा कि मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। अब हिस्ट्री जब आप अभी पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आप सॉल्व थोड़ी करेंगे पीवाईक्यूज़ को। हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ने से पहले पीवाईक्यूज़ को गो थ्रू कर लो, मोटा मोटा एनालाइज कर लो कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछे गए हैं, कौन किन टॉपिक से पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हैं या थोड़े से कंसेप्चुअल भी हैं। हिस्ट्री में तो नहीं होंगे बट अदर सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। क्या क्रोनोलॉजी बेस पे पूछे गए हैं, इवेंट बेस पे पूछे गए हैं, ठीक है, पर्सनैलिटी बेस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। अब आपको आइडिया कि यार इस तरीके से क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछे, तो अब जब मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना है कि या ऐसे कोई क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। जब आप हिस्ट्री कंप्लीट कर लोगे, अब आपने सॉल्व करना है कि भाई मैंने तो पढ़ लिया है, अब आप सॉल्व करोगे और आप सॉल्व कर पाएंगे। ये तरीका होता है। तो एक्सक्यूजेस नहीं देने चाहिए कि जैसे मैं काफ़ी सारे लोगों को बोलता हूँ एनालाइज करिए, बोलते हैं मैं तो पढ़ा ही नहीं है हिस्ट्री में, क्या एनालिसिस करूँगा। अरे कोशिश तो करो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यार ये कोई ऐसे हार्ड कोर साइंस के सब्जेक्ट्स तो है नहीं, बेसिक आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, है ना। तो इतना कोई टफ नहीं है इनको समझना। मानता हूँ 50% चीज़ें टफ लग सकती है, 50% तो समझ में आएगा। कोशिश तो करो कम से कम। प्रैक्टिस, भाई देखो मैं बोल बोल के थक गया हूँ, जो आप पढ़ते हो उसमें टेस्ट लगाना ज़रूरी है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम टेस्ट कहाँ से लगाएं, कहाँ से ढूंढें। यार देखो पहले तो पीवाईक्यूज़ ही हैं, पिछले 15-20 साल के पीवाईक्यू सॉल्व करो, 2000 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही मिल गए। एनसीईआरटी के दुनिया भर के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस अवेलेबल हैं मार्केट में। फिर अलग अलग कोचिंग के आपके टेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं, आप उनको लगा सकते हो। गूगल पे टाइप कर लो कोई पर्टिकुलर टॉपिक या चैप्टर जो आपने कवर किया है, आप उसको प्रैक्टिस कर लो। तो कमी थोड़ी यार इंटरनेट पे, है ना। ढूंढने बैठोगे तो सब चीज़ें मिल जाएंगी, बस मोटिव सही होना चाहिए। तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस इनको मिस मत करना। सिंपल रूल है, ये तो डेली बेसिस पे 20 से 25 पीवाईक्यूज़ का टारगेट रखिए, ठीक है। और या फिर वीकली बेसिस पे अपना 100 to 150 पीवाईक्यूज़ का और 100 एमसीक्यू का टेस्ट। दूसरा होता है शेड्यूल जो है वो बैलेंस नहीं होता है बहुत लोगों का। देखो मेरा ये मानना है
कि बहुत सारे लोग ना यूपीएससी प्रिपरेशन को गलत तरीके से देखते हैं। उनका ये मतलब बहुत लोग बहुत एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं कि मैं तो बस अब 12-14 घंटे प्रिपरेशन करूँगा, कम सोऊंगा, कम खाऊंगा पीऊँगा, बाकी फालतू चीज़ें पे टाइम वेस्ट करते नहीं। मैं तो यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, मैं फालतू चीज़ें में ध्यान नहीं देता हूँ, मैं फालतू बात भी नहीं करता हूँ। दोस्त लोग सब छोड़ दिए हैं, बस अब पढ़ाई पढ़ाई ही करनी है क्योंकि भाई मैं तो एक आईएएस एस्पिरेंट हूँ। देखो कुछ हद तक आपका जो पॉइंट है वो सही है, बट ये जो जर्नी है ये छोटी नहीं है, बड़ी जर्नी है ना। कम से कम आपको 2 साल तो लगेंगे, मिनिमम 2 साल तो लगेंगे। 1 साल प्रिपरेशन के और 1 साल आपकी जो भी आपका एग्ज़ाम के जो अलग अलग फेजेस हैं, 2 साल। ज़्यादातर सक्सेसफुल जो कैंडिडेट्स हैं उनके सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में निकलते हैं, तो यानी ऑन एन एवरेज ज़्यादातर लोगों को 3 साल तो देने पड़ेंगे प्रिपरेशन के लिए। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप एक्सट्रीमिस्ट नहीं बन सकते, आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि ठीक है भाई सोशल मीडिया करो, घूमो फिरो, नहीं। बैलेंस का मतलब है आप अपने करियर के लिए, ठीक है, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अपने आप को भी आपने टाइम देना है, यानी अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी हेल्थ को, फिटनेस को, अपने माइंड को, अपने इमोशनल स्टेट को, अपने स्पिरिचुअलिटी को, यानी इन चीज़ों पे भी आपने टाइम देना है। यानी कि अच्छी बुक्स भी रीड करिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम भी स्पेंड करिए, अपनी जो हॉबीज़ हैं उनको क्विट मत करो, उनको भी फॉलो करते रहो। जो इंसान बैलेंस रखता है अपनी प्रिपरेशन को, ट्रस्ट में वो बहुत खुश रहता है, और जो इंसान खुश रहता है उसकी प्रिपरेशन भी अच्छी चलती है। दुखी स्टेट से थोड़ी प्रिपरेशन करनी है कि यार आज जैसे तैसे 10-12 घंटे पढ़ लिए, कल भी 10-12 घंटे पढ़ने हैं, वैसे नहीं। ज़बरदस्ती में तो नहीं होगी। 1 महीना कर सकते हो, 2 महीने कर सकते हो, 3 महीने कर सकते हो, 6 महीने भी ज़बरदस्ती कर सकते हो, भाई सालों साल ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। एक टाइम पे आप फिर गिव अप कर दोगे, यार हो गया भाई अब, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को लंबी रेस का घोड़ा बनना है, आराम आराम से चलना है, सारी चीज़ों को साथ में लेके चलना है, मज़ा आना चाहिए प्रिपरेशन में, ठीक है ना। वो अंदर से एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि भाई ठीक है, मज़ा आ रहा है, कुछ कर रहा हूँ, वैल्यूएबल चीज़ कर रहा हूँ। और फिर ये भी होगा कि अगर बाकी चीज़ें भी आप कर रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी पे भी आप फोकस कर रहे हो। टाइम बहुत होता है यार, ऐसा नहीं को 10-12 घंटे वो एग्जाम से पहले पढ़ना होता है। बाकी टाइम अगर आप 7-8 आवर्स भी रेगुलर बेसिस पे पढ़ोगे तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, है ना। इतना एक्सट्रीमिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात आती है जो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, जीएस रिलेटेड। अब देखो एक और माइंडसेट रहता है कि हम हमेशा कोर सब्जेक्ट्स चिल्लाते रहते हैं सभी लोग, ठीक है, कि भाई कोर सब्जेक्ट पे फोकस करो। कोर सब्जेक्ट्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कोर सब्जेक्ट्स आपको पता है, बिग 4, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। लेकिन इसके चलते ना बहुत सारे लोग ना सिर्फ इन्हीं पे फोकस करते हैं। कोर सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स हैं जो ज़्यादा वेटेज रखते हैं, जो मेंस में भी आते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि सिर्फ इनको पढ़ के एग्जाम निकल जाएगा। जो बाकी सेकेंडरी कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, और मैं आईआर को भी इंक्लूड करता हूँ, लेकिन जो बाकी 3 जो सब्जेक्ट्स हैं, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट और आर्ट एंड कल्चर, इनको हम लोग मिस करते हैं। मतलब काफ़ी सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं कि यार ठीक है, एनवायरनमेंट से कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या आएंगे, नहीं पढ़ के जाते। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इनसे भी कम से कम 25-30 क्वेश्चन बन जाते हैं, और मेंस में ये भी पूछे जाते हैं। तो आपको देखो अपनी एक होल प्रिपरेशन करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं जीएस पे ही फोकस कर रहा हूँ, वो भी 4 कोर सब्जेक्ट्स में। जीएस हो गया, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया, आपके करंट अफेयर्स हो गए। करंट अफेयर्स को लिमिटेड टाइम देना है, बट टाइम तो देना ही है। बैलेंस, अगेन यहाँ पर भी बैलेंस ज़रूरी है। जीएस में जितने सब्जेक्ट्स हैं सबको टाइम देना है, प्रॉपर टाइम देना है। ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट के पीछे घुस गए, पीएचडी करनी है भाई। बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक आध पीवाईक्यू का क्वेश्चन लेके मेरे पास आ जाते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ। मैंने देखा 15 में से 10-12 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, 3-4 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हर साल। मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे को ये भी सॉल्व करना है। देखो यार, हर साल आपको ऐसे क्वेश्चन नज़र आएंगे जो शायद बहुत डीप में पूछे गए होंगे, जो बेसिक सोर्सेज आप फॉलो कर रहे हो उनमें आपको नहीं मिलेगा उनका आंसर। बट दैट डज नॉट मीन कि अब आप सारी हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की बुक्स पढ़ने लग जाओगे सो दैट यू डोंट वांट टू मिस अ सिंगल क्वेश्चन। ये कोई बात नहीं है। कट ऑफ जाती है आपकी 100 के करीब। अगर कोई 40-50 क्वेश्चन सही करता है तो उसकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। तो उसमें भी बहुत सारे लोग 15-20 क्वेश्चन छोड़ के आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो दैट डजंट मीन कि आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। तो थोड़ा यहाँ पे स्मार्ट तो बनिए, है ना। बेसिक सोर्सेज को कवर कर लो, उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है, जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज है उनको कवर कर लो। उसके बाद देखो ना कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ये थोड़ी कि पहले हिस्ट्री में आए या ज्योग्राफी में आए, पहले ज्योग्राफी ही पढ़ने में लगे 2-3 महीने और फिर कोशिश करो कि सारे पीवाईक्यूज लग जाए। नहीं लगेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, नहीं लगेंगे। हो सकता है किसी साल में आपके ज़्यादा लगे, किसी साल में कम लगे, क्योंकि हर साल कोई ना कोई एक सब्जेक्ट टफ रहता है। लेकिन हमको भाई स्मार्टली प्रिपरेशन करनी है, हमको बाकियों से आगे रहना है। हमको यहाँ कोई प्रोफेसर या पीएचडी नहीं करनी है।
मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आपकी थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए कि भाई जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं ना, मुझे उनसे आगे रहना है, ख़त्म बात। अब उसके लिए किस हद तक जाना पड़ेगा, दैट्स अप टू मी। 5 लाख लोग देंगे, मुझे इन 5 लाख लोगों से बेटर बनना है। इसकी शुरुआत आप कैसे कर सकते हो? और अगर आप किसी कोचिंग में हो तो आपकी एक मेंटेलिटी होनी चाहिए, मैं मुझे इस कोचिंग में सबसे बेस्ट रहना है, दैट्स इट। जो भी मुझे मिले, जो भी मेरे सराउंडिंग में प्रिपरेशन कर रहा है, मुझे उससे बेहतर रहना है, ख़त्म बात। और जब आपके अंदर ये सेल्फ इंप्रूवमेंट और प्रोग्रेस वाली जो फीलिंग डेवलप होगी, ट्रस्ट में आप आगे बढ़ोगे। मैं इन दी एंड यही बोलूँगा कि हमने यूपीएससी प्रिपरेशन को बहुत हार्ड एक हाइप क्रिएट कर रखी है। उतना हार्ड भी नहीं है, ठीक है। अब हार्ड क्यों है या इसको चैलेंजिंग इसका सिलेबस बनाता है। सिलेबस है बहुत वास्ट। अब भाई सिलेबस इतना वास्ट है कि 1 साल आपको देना पड़ेगा अच्छे से, जमकर 1 साल मेहनत करोगे तब जाके आपका सिलेबस कवर होगा। फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, फिर खुद के जो आपके एफर्ट्स हैं, शॉर्ट नोट्स, ये सब चीज़ें सही बैठी तब जाके एक इंसान एग्ज़ाम निकालता है, जो कि ऑब्वियसली अपने में बहुत प्रेज़ करने वाली बात है। अगर प्रिपरेशन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, कंसिस्टेंट नहीं रहे हम 1 साल में, तो वो 1 साल का 2 साल हो जाता है, समझ रहे हैं? फिर उन 2 साल में भी अगर वो कंसिस्टेंसी नहीं रही, वो 2 का 3 साल हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई जी जान लगाएगा, अच्छे से मेहनत करेगा तो उसका 1 साल में नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। एग्जामिनेशन को हार्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं देने वाले और सीट्स हैं लिमिटेड, तो इसलिए भाई जो आपका सक्सेस रेशियो है वो थोड़ा कम हो जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग नहीं निकाल सकते, बहुत टफ है भाई, निकालने वाले निकाल रहे हैं। बहुत सारे लोग बैक टू बैक फिल्म्स निकाल रहे हैं, बैक टू बैक कोई पहले आईपीएस बन रहा है, फिर एग्जाम दे रहा है, फिर आईपीएस में और अच्छी रैंक आ गई, फिर एग्जाम दे रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं। तो भाई निकालने वाले निकाल रहे हैं, तो यानी कि वो समझ गए ना एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट को, तो आप भी तो समझो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट जिसने समझ ली उसके लिए एग्ज़ाम इज़ नॉट दैट टफ। मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपीएससी है, आप क्रिकेट में देख लो, क्रिकेट में भी यार कितने लोग हैं, क्रिकेट में तो सिर्फ 11 लोग ही हैं जो इंडियन टीम के लिए खेलते हैं, वहाँ तो और तगड़ा कंपटीशन है। आज की डेट में एक्टिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, हर फील्ड में कंपटीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कंपटीशन है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो और इस चीज़ के लिए कितना सेक्रीफाइस और डिसिप्लिन होना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। जिस दिन ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो उस दिन विल बी वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। लास्ट में वीडियो अगर एंड तक देखा है तो हार्ट ज़रूर दीजिएगा। एंड कुछ स्टडी मटेरियल जैसे एनसीईआरटी नोट्स, न्यूज़पेपर नोट्स हमारी वेबसाइट पे है, आप गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, सी यू।